समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने की इस्तीफे की पेशकश, अधिकारियों के रवैये से नाराज होकर लिया फैसला। मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे को लेकर आरजेडी के दावे से हड़कंप। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, श्याम रजक के संपर्क में है मदन सहनी। मनजीत सिंह को लेकर बोले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, कहा यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है, जहां भी रहे लक्ष्य की प्राप्ति करें। डॉक्टर्स डे के अवसर पर बेगूसराय के द्वितीय जीवन अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज कुमार और सहयोगी रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर की। बता दें कि बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जिससे कि बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। आखिर मंत्री मदन सहनी ने इतनी बड़ी कदम क्यों उठाई? आखिर इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे क्या वजह है? आप खुद सुनिए। मदन सहनी से खास बातचीत की डीटीवी भारत के संवाददाता निषेध ठाकुर ने। राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। हमारे साथ खुद मंत्री मदन सहनी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आखिर क्या कारण है जो आपने इस्तीफे की पेशकश? बिहार के अंदर अफसर बेलगाम है और कोई भी एमएलए मंत्री का बात अफसर नहीं सुनते। यहाँ तक कि जो हमारे विभाग के सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, वो भी हम लोग की बात को नहीं सुनते हैं। 5 साल से हम लोग इस यातना को झेल रहे हैं। अब हम लोग को इसको झेलने का क्षमता नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने इस्तीफा करना ही सही रास्ता चुना है और हम इस्तीफा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से कुछ बातचीत भी नहीं, कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि उनको कहना हम इस मामले में उचित नहीं समझते। अफसरों पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या अफसर ऐसे काम कर रहे हैं? सबको मालूम है कि बिहार में अफसर बेलगाम है, भ्रष्ट है और कोई भी जनप्रतिनिधि की बात को नहीं सुनते हैं। इसलिए हम लोग सिर्फ पद पर बने रहना, लोगों की सेवा नहीं कर पाना, यह हम लोग की असफलता है। इससे हम लोग क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के अपना पद त्याग। मंत्री पद छोड़े हैं, पार्टी भी छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, हम लोग न नेता को छोड़ेंगे, पार्टी के साथ रहिएगा निश्चित रूप से। सिर्फ जो कार्यवाही नहीं हो पा रही है, आखिर क्या वजह है जो कार्यवाही उन लोगों पे नहीं हो पा रही है? अफसरों पे डिपेंडेड है, सरकार उस पर डिपेंड है। आपने पक्का प्लान बना लिया है, कंफर्म है कि अब ये कोई दिखावटी नहीं है, हमने सोच समझ कर निर्णय लिया। तो देखिए, ये तो हमारे साथ मंत्री मदन सहनी, जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अफसरशाही के कामों से ये नाराज हैं और इनका साफ कहना है कि अब ये इस्तीफा दे देंगे। निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। और मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मंत्री मदन सहनी आरजेडी नेता श्याम रजक के संपर्क में है और आगे क्या होगा ये भी साफ हो जाएगा। तारीख में जो लोग आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं उसमें मदन सहनी भी हैं क्या? नहीं, कौन ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये 3 तारीख को पता चलेगा। कुछ बात अभी राज नहीं खोलेंगे आप? राज को राज रहने दीजिए, लेकिन ये सरकार बचने वाली नहीं है। तो कोई बातचीत हुई थी क्या मदन सहनी से? भाई देखिए, राजनीति में सबसे सबको बात होती रहती है। श्याम रजक जी 10 वर्षों से जेडीयू में थे, तो उनको नहीं बात होती है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दलों को आपने इशारा कर दिया कि श्याम रजक जी की मुख्य भूमिका है, बड़ी भूमिका निभा रहे हैं श्याम रजक इन चीजों में, जैसा वो दावा करते रहे हैं। और दूसरी बात, आप इनकार नहीं कर रहे हैं कि मदन सहनी और आरजेडी नेताओं के बीच बातचीत हुई है। जिस मुद्दे को लेकर के श्याम रजक जी ने जेडीयू छोड़ा, वही मुद्दा तो आज सबके सामने है ना। अभी 1-2 नहीं, कई लोग हैं, लंबी फहरिस्त है। तो आप इनकार नहीं कर रहे हैं ना कि आरजेडी नेताओं से मदन सहनी की बातचीत होती रही है? इस बात से इनकार का कहाँ सवाल है। हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा राजनीति में लोग नहीं है जो एक दूसरे से बात नहीं करते, किसी के व्यक्तिगत संबंध होते हैं। जब जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान ही नहीं रहेगा तो वो फिर क्यों सरकार में मंत्री रहकर क्या करेंगे? और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कई मुद्दों को लेकर पत्रकारों से खास बातचीत की। पार्टी फंड को लेकर आरसीपी सिंह ने कहा कि सभी प्रकोष्ठ के साथ बैठक हो रही है और इस पर जो अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। और इसी के साथ जब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से उनके बारे में पूछा गया और जेडीयू नेता मनजीत सिंह को लेकर
जब आरसीपी सिंह से बातचीत की गई, जब उनसे सवाल किया गया तो क्या कुछ कहा आरसीपी सिंह ने, जरा सुनिए। कोई भी राजनीतिक दल है तो उनको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो उसके पास कार्यकर्ता होना चाहिए, कार्यकर्ता के बैठने के लिए कार्यालय होना चाहिए, और उसको चलाने के लिए आपको जो है कोष होना चाहिए, और तब आप कार्यक्रम बना के चलाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, और सब पॉलिटिकल पार्टी अपना जो है अपने कार्यकर्ताओं को इसमें लगाती है और इसके लिए एक अभियान चलाती है, और हम लोगों ने भी अभियान चलाया है। और हमारे आप जानते हैं 50 लाख से ज़्यादा हमारे साधारण सदस्य हैं, 2 लाख के आसपास हमारे एक्टिव मेंबर हैं, और हमारे समझिए जितने भी हमारे बूथ हैं सब पर हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव हैं, और सभी लोग हमारे जो साथी हैं उनसे हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, सभी प्रकोष्ठों से भी हम लोग बैठक कर रहे हैं, और जानते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सब लोग सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग एक अभियान चलाएंगे, और अभियान सिर्फ आज ही नहीं चलाएंगे, अभियान हमारा ये एक कंटिन्यूअस चलता रहेगा, जिससे कि हमारे पास जो है एक अच्छी खासी धनराशि रहे, जिससे कि हम चुनाव भी मिल जाएं, और जहां भी जाएं तो हमारे जो भी साथी हैं उनको किसी प्रकार की टारगेट भी तय हुआ है। अभी कोई टारगेट नहीं रखें, इसमें टारगेट क्या रखिएगा, ये तो जब हम अभियान चलाएंगे तो उसमें जो आएगा, तो किसी भी दल में कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग बातचीत कर रहे हैं, ये सब चलते रहता है। हमको जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमको कोई इसमें बारे में कोई स्पष्ट है न, कोई हमको जानकारी है न सूचना, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने देखिए, आप जो पहला शब्द बोले कि आपके पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के नेता जो नहीं है। मंजीत जी हमारे पार्टी के बहुत सम्मानीय नेता रहे, हम लोगों ने कई बार उनको टिकट दिया, हमारे पार्टी से चुनाव जीत करके आए वो, हम लोगों ने उनको सम्मान भी दिए, और हमारे बहुत अच्छे साथी वो हैं। अब वो कोई निर्णय लिए हैं या कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, वो तो हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए चूंकि हमारे साथ रहे वो, और पिछला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ लिए, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा ना, चूंकि हमारे साथ वो रहे हैं, तो जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, और अपना जो भी उनका लक्ष्य जीवन में उसको प्राप्त करेंगे। और मुंबई में सिंथेटिक रेयन टेक्सटाइल एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल की बैठक में शामिल होने के बाद उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इथेनॉल के बाद अब बिहार में टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम हो रहा है। बिहार में मुंबई में उद्योगपतियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में कई बातों पर चर्चा हुई, और इस दौरान उद्योगपतियों ने बिहार में टेक्सटाइल उद्योग लगाने की मंशा जताई। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद इथेनॉल में उम्मीद से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। अब बढ़िया टेक्सटाइल पॉलिसी लाने की तैयारी भी की जा रही है। तो बिहार के लिए अच्छी खबर है, सुरक्षा का भाव उससे आ रहे हैं ना विषय, आंतरिक आएंगे, इसलिए बिहार के लिए आपको, आप सबको भी बधाई। बिहारी है हम, और आप, मैंने शपथ ली है, और आपने शपथ नहीं भी ली है तब भी बिहार के प्रति आपका भी दायित्व उतना ही है। यहाँ तक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस और भाई प्रिंस राज पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान ने पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर से सांसद बनाया, प्रिंस राज को समस्तीपुर से सांसद बनाया, और बदले में पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज ने गलत परंपरा की शुरुआत की। इसमें बांग्ला बचाने या गंवाने का सवाल नहीं है, इसमें एक मौलिक सवाल उठता है कि अब जो भी नेता होगा वह अपने बाद अपने उत्तराधिकारी या आगे बढ़ाने का काम अपने भाई को नहीं अपने बेटा को करेगा। एक बहुत बड़ा ये गलत सीख इससे मिल रही है जो सार्वजनिक जीवन में है। रामविलास पासवान जी एक ऐसे नेता थे जो न केवल अपने बल्कि अपने पूरे भाइयों को एक साथ चलने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए दूसरे नेता जो थे जो इस तरह का काम किए वो परिवारवाद की श्रेणी में आते हैं, लेकिन रामविलास पासवान जी उस श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से और जिस परिवेश से आते थे उसमें अपने पिता की इच्छा और भावना को ख्याल रख करके न केवल अपने आगे बढ़े बल्कि अपने भाइयों को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब जब उनके भाइयों ने उनके ही पुत्र को धोखा दिया
तो यह संदेश जाता है कि भविष्य में कोई भी बड़ा नेता अपने बाद अपने पुत्र को आगे बढ़ाएगा, अपने भाइयों को दरकिनार करेगा। और पटना के आईएमए हॉल में नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में कोरोना काल में काम करने वाले 122 कोरोना योद्धा डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सम्मानित किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन डॉक्टर्स ने कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। वैक्सीनेशन को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 6 महीने में वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने का काम किया जाएगा। वैक्सीन के डोज की अब कमी नहीं होगी, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 122 चिकित्सकों को सम्मानित किया। डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज आईएमए के कार्यक्रम के माध्यम से मैंने बिहार के अपने सभी चिकित्सकों को, चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी है। आज डॉक्टर बीसी राय जी का जयंती और पुण्यतिथि भी है, उनको भी हमने याद किया है। डॉक्टर बीसी राय के कारण बिहार की धरती अपने को गौरवान्वित महसूस करती है। जो हमारे चिकित्सक हैं आज नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया है कि इस डॉक्टर्स डे के अवसर पर आगे आने वाले हर चुनौतियों से जूझने के लिए हम तैयार हैं। और डॉक्टर्स डे के अवसर पर बेगूसराय के धृति जीवन अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि कोरोना के बीच बहुत ही सतर्कता के साथ डॉक्टर्स डे मनाया गया और इस मौके पर धृति जीवन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज कुमार समेत अस्पताल के सभी सहयोगी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर डायरेक्टर धीरज कुमार ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी डॉक्टर्स डे मनाया गया, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसे सावधानी और शांति से मनाया गया। बता दें कि डॉक्टर दिवस पर चिकित्सकों ने पहले 2 मिनट श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की, फिर बाद में चिकित्सकों के हुजूम ने बेगूसराय के धृति जीवन अस्पताल में मैनेजर राहुल कुमार के नेतृत्व में एक शानदार आयोजन किया गया, जिसमें बैलून, केक इत्यादि चीजों का शानदार व्यवस्था भी किया गया था। वहीं चिकित्सकों की एक हुजूम ने हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर धीरज को उपहार भी भेंट किया और ढेर सारी बधाई दी। वहीं डॉक्टर धीरज ने काल ही गाल में समाये चिकित्सकों को पहले श्रद्धांजलि दी, फिर सेलिब्रेशन में शामिल सहित देश के तमाम डॉक्टरों को आज ढेर सारी बधाई दी। आज का 1 जुलाई डेट स्वर्गीय डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के जन्म दिवस पर हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में इसे प्रत्येक वर्ष बड़े हर्ष उल्लास से सेलिब्रेट करते थे। लेकिन इस साल हमारे डॉक्टर्स डे पर हमें उतनी खुशी नहीं है, क्योंकि पिछले कोरोना काल में हमारे 1000 से ज़्यादा साथी कोरोना के काल के गाल में समा गए। तो इस डॉक्टर्स डे पर मैं उनके तमाम साथियों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा और उनके परिवार को ढाढ़स बनाने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि अगले साल आने वाले डॉक्टर्स डे पर हम लोग बढ़िया से सेलिब्रेट करें। सभी समाज, सभी डॉक्टर समाज और सारे देशवासी स्वस्थ और सुंदर रहें। धन्यवाद। धृति जीवन हॉस्पिटल एक परिवार है जो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करता है। आज सुबह से आज डॉक्टर्स डे है, चिकित्सक दिवस, जो कि हमेशा लोगों की सेवा करता है। तो वो पहले भी इस पूरे वातावरण में और इस माहौल में जो कि नॉर्मल लोगों के लिए खड़ा रहना मुश्किल था, उसमें भी धृति जीवन अपना पूरा सहयोग देते हुए आज आगे बढ़ रहा है। हम समझते हैं कि महामारी चली गई है, लेकिन ये नहीं गई है। इसके लिए हमें और हमारे परिवार को सबको सजग करना होगा। हमारी बहुत बड़ी बहुत संवेदनशील हूँ मैं इसके लिए कि जिन्होंने अपने जीवन को इसके लिए न्यौछावर कर दिया, जिनकी ज़िंदगी, जिनका परिवार लुट गया इस कोरोना में, फिर भी वो समाज के लिए एक अच्छी और उन्नति के लिए वो खड़े थे। और बहुत सारे डॉक्टर्स आज भी कोविड पॉजिटिव होकर बेड पर हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हों, अपने परिवार में वापस लौटे और फिर से हमारे समाज में वापस आए, हमारे परिवार में वापस आए और अपना सहयोग। और पटना में शिक्षा मंत्री की आवास का घेराव करने पहुंचे एसटीईटी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार युवाओं को रोजगार के बदले लाठी देना चाहती है। ये वही सरकार है जिसने 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 19 लाख
लोगों को 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। बता दें कि एसटीईटी अभ्यर्थियों द्वारा लगातार रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और नाराज अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे। तब पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए थे। इसको तो हम देख रहे हैं कि बेरोजगारों के साथ जो जुल्म हो रहा है, नौजवानों के साथ जुल्म हो रहा है, जो हमारा अभ्यर्थी था उसके साथ जो है कि जुल्म हो रहा है, एसटीईटी जो हमारा विद्यार्थी है उसके साथ जुल्म हो रहा है। उनको नौकरी मिलना चाहिए, नौकरी के बदले में लाठी चमकाया जा रहा है, बेरोजगारों को दरकिनार किया जा रहा है, बेरोजगारों की जो उसकी तमन्नाएं हैं उसकी कुंठित की जा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में बिहार की सरकार, ये निकम्मी सरकार, बेरोजगारों को रोटी रोजी के बदले लाठी देना चाहिए। और समस्तीपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी हत्याकांड मामले का खुलासा किया गया। बता दें कि हत्याकांड में शामिल 4 कुख्यात अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 97 कारतूस और 6 मोबाइल को बरामद किया गया। बताते चले कि बीते 28 सितंबर 2020 को प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी को नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर में शूट आउट किया गया था। अनुराधा एएस की थी। समस्तीपुर में चर्चित रिंकू चौधरी हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और इससे मौके से पुलिस ने कई हथियार को बरामद किया है। पुलिस ने पिस्टल बरामद किया है, कारतूस बरामद किया है और इसके साथ पुलिस ने कई संदिग्ध सामानों को बरामद किया है। और पटना के पीरबहोर थाना में डिजिटाइजेशन की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि अभी 72 थानों को इससे जोड़ा गया है। इससे आपराधिक मामले में सभी थाने एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जिससे क्राइम पर नजर रखने में काफी मदद मिलेगी। बिहार के सभी थानों CCTNS की प्रणाली से अब लैस होंगे। बिहार में अभी CCTNS से प्रोजेक्ट हम लोग क्रियान्वयन हो रहा है और हम लोग काफ़ी तेज़ी से उसमें बढ़ रहे हैं। तो उसी का निरीक्षण और उसके लिए आगे का मार्गदर्शन लेने के लिए NCRB की टीम आई थी। डायरेक्टर साहब का भी भ्रमण हुआ था, कुछ देर पहले वो आए थे और फिर उनकी टीम के द्वारा हम लोग काफ़ी नए टूल्स के बारे में जानकारी भी दी गई है और काफ़ी संतोषप्रद रहा है ये दौरा जो है। और हम लोग आगे बिहार में डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें बहुत ही तेज़ी से। और कटिहार सहायक थाना क्षेत्र की गौशाला के पास एक युवक को करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गौशाला के रहने वाले आशु सिंह अपने मित्र के साथ जिम कर वापस आ रहे थे और इसी दरमियान बिजली की जर्जर तार उनके शरीर पर गिर गया, जिससे आशु की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि उसका मित्र गौरव बुरी तरह से घायल है। आज सुबह से पानी पड़ रहा था, उसी में 2 बच्चा कहीं जरूरी काम से गया हुआ था, लौट के अपने घर आ रहा था। उसी समय एक तो बिजली का नंगा तार है और काफ़ी कमज़ोर है। कितना बार हम लोग बिजली विभाग को बोले भी कि तार खराब है, इसको बदलवाया जाए, लेकिन अभी तो कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा है पानी पड़ रहा था, सभी लोग अपने घर में थे, वो दोनों बच्चा के ऊपर तार गिर गया और वो लड़का एक नाली में गिर गया, एक। और कटिहार में एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। बता दें कि जहां चलती बस के खिड़की से गुटखा थूकने के दौरान पोल से टकराकर एक युवक का सर धड़ से अलग हो गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सहायक थाना क्षेत्र के मणिहारी मोड़ी के पास ये घटना घटी, जहां युवक की पोल से टकराकर मौत हो गई। बहुत जो है हम दुखी हैं हम लोग जो है, क्योंकि इस तरह की घटना होना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण हो गया और उनके परिजनों को भी हम खोज रहे हैं कि अगर कोई आता तो जो है जरूर हम उसके लिए कुछ सहायता कर सकते थे। फिलहाल तो डेड बॉडी हॉस्पिटल में पुलिस जो है, यहाँ का प्रशासन जो है गाड़ी को जो है अपने कैप्चर में कर लिया है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ऑटो में महिला से युवक छेड़खानी करने लगा। महिला ने छेड़खानी का विरोध किया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया और उसी दौरान पुलिस और स्थानीय लोग आ पहुंचे। फिर महिला ने उस पर युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए उसे पुलिस से पकड़वा दिया। वहीं युवक ने छेड़खानी के आरोप को गलत ठहराते हुए कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है,
सिर्फ पैर ऑटो से उतारने के दौरान महिला से सट गया। उसने कहा कि इस पर आक्रोशित महिला झगड़ा करने लगी और उसका विरोध करने लगी। स्थानीय लोगों ने युवक के साथ मारपीट भी की है, लेकिन पुलिस युवक का बचाव कर मामले की जांच में जुटी है। बैठे हुए थे, मेरे पैर जान पर हाथ रख रहा था। अच्छा। तो महिला को मैंने कहा कि मैं इसको क्या करूं? तो बोला कि देखिए ऐसी बात है, तो मैं इसको पनिशमेंट बोले कि हर रात पनिशमेंट देके इसको छोड़ दीजिए। महिला को मैं पूछा, महिला बोले कि पनिशमेंट देके इसको आए के बाद। कोरोना से बचाव के लिए पूरे देश में टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस टीकाकरण को लेकर लोगों के बीच जागरूक करने के लिए बृहद पैमाने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं कुछ निजी संस्था के द्वारा भी टीका लगवाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं जिले के बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर टीका की आपूर्ति हो जाने से बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेधा शिविर का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन के लिए हम लोग का तैयारी ठीक चल रहा है। अभी वैक्सीन अभी 2-3 दिन से नहीं था जिला में, तो अभी हम लोग जो है डीएम सर के आदेशानुसार 2 तारीख हम लोग मेगा शिविर कोविड का हम लोग लगा रहे हैं, जो सभी 8 जगह चलेगा इस टाइम। और उसमें हम लोग का टारगेट जो है 1500 का टारगेट दिया गया है और टारगेट हम लोग हर हाल में। बेतिया में पेट्रोल लेते समय बाइक में लगी आग से पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंप मैनेजर के सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। जगदीशपुर पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल लेते समय पेट्रोल बाइक के साइलेंसर पर गिर जाने से बाइक में आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में आग पर काबू पाया गया। कटिहार में पुलिस ने चावल व्यवसायी से लूटकांड का खुलासा कर दिया है। बता दें कि बीते 27 जून को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदामा रेखा के पास बंदूक के बल पर 5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। लूटे गए 7,25,000 में से पुलिस ने 1,95,000 नगद के साथ एक देसी कट्टा, 7 मोबाइल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत हवलागंज से 5 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चावल व्यवसायी के स्टाफ से 7,25,000 रुपये की लूट की गई थी। उस कांड में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सीसीटीवी फुटेज एवं लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर शामिल 6 अपराध कर्मियों को लाइनर समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। जेडीयू के दिवंगत विधायक शशि भूषण हजारी का पार्थिव शरीर बिहार विधानसभा लाया गया, जहां विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। उन्होंने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी। वहीं उसके बाद पार्थिव शरीर का काफिला जेडीयू के प्रदेश कार्यालय भी लाया गया, जहां जेडीयू नेताओं ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत तो हो गई है और इसी दौरान मेगा प्लान के तहत जिला मुख्यालय बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय परिसर में भी कोरोना टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें न्यायाधीश के अलावा व्यवहार न्यायालय के सभी अधिवक्ताओं ने वैक्सीनेशन लेकर लोगों से संक्रमण से बचाव के लिए टीका लेने की अपील की। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले को लेकर 2 आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि एनआईए की टीम आरोपियों को पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाने वाली है। नालंदा के नूरसराय हॉर्टिकल्चर कॉलेज में गुरुवार को 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण अभियान को लेकर 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने शिरकत की। बैठक के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। बता दें कि इसके लिए प्रखंड में सभी मुखिया और पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। ये समाज में भ्रम पैदा करते हैं कुछ लोग और कुछ दिनों के लिए भ्रम पैदा करते हैं। जब देख रहे हैं कि सब लोग टीका लेने के लिए तैयार हैं, ले रहे हैं, समाज में कुछ ही लोग हैं जो टीका नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके बीच में ये भ्रम पैदा करके समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसा काम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को न लीडर को करना चाहिए, न किसी अधिकारी को करना चाहिए, और न कोई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को चाहिए।
देश के किसी नागरिक को इस तरह का भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं कर। मुंगेर से दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए जा रहे दर्जनों पशुओं को पुलिस ने मुक्त कराया। पुलिस ने इस मामले में 10 तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने मुक्त कराए पशुओं को गौशाला भेज दिया है, जिसकी जानकारी डीएसपी ने दी। सीतामढ़ी में लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। जिले से होकर गुजरने वाली बागमती, लाल बकैया, लखनदेई समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिले में हो रही इस बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। जिले के कई इलाकों में इसी क्रम में जिला मुख्यालय स्थित कैलाशपुरी में लखनदेई नदी पर बना डायवर्जन भी बह गया है और इस जिला मुख्यालय और कैलाशपुरी मोहल्ले को जोड़ने वाली पुल कुछ महीने पहले ही जर्जर हो जाने के कारण तोड़ दी गई थी। आवागमन के लिए डायवर्जन का निर्माण किया गया था, जो मंगलवार को जल स्तर वृद्धि के तेज बहाव में बह गया। बता दें कि डायवर्जन टूटने के बाद लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी इलाके में करीब 15,000 की आबादी रहती है और इसके साथ ही जिले का वीवीआईपी इलाका माना जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धनबाद डीटीओ ओम प्रकाश यादव ने धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग के तेलमचो चेक पोस्ट से 3 ओवरलोड वाहन को पकड़ा। 2 हाईवा में क्षमता से अधिक कोयला और एक ट्रक में लोहा लोड पाया गया। बता दें कि चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने वाहन को रुकवाकर चेकिंग की, जिस दौरान वाहन को पकड़ा गया। पकड़े गए वाहनों को जब्त कर महुदा थाना को सौंप दिया गया। हालांकि इस संबंध में महुदा थाना प्रभारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।